बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की भरपूर डिमांड पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नम्स एमडी कैट 2024 के अंदर जो बायोलॉजी के एमसीक्यूज थे उनके आंसर्स विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उसमें बायोलॉजी के सारे एमसीक्यूज एक तो नहीं थे और दूसरा वो फाइनल डिस्कशन नहीं थी, उसमें कुछ गलतियां भी थी। लेकिन अब आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक तो सारे के सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी के उनके आंसर्स बताऊंगा और उसके साथ साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, ताकि आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो सके। और जो एमडी कैट होने जा रहा है, यूएचएस का एमडी कैट जो 22 दिसंबर को होने जा रहा है, उससे पहले तक आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा, ताकि आप लोगों को सारी बात कंप्लीटली क्लियर हो सके। इसके अलावा जी, अगर कोई आप में से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन और स्क्रीनशॉट लेकर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर दें, जो कि अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, +923466139239। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ग्रुप ऑफ एमडी कैट प्रेपरेशन के अंदर शामिल कर लूंगा, विच इज सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको हेल्पिंग मटेरियल वक्तन फवक्तन मिलता रहता है। तो हम चलते हैं जी इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो डायरेक्टली मैं आपको लिए चलता हूँ जी नम्स के बायोलॉजी के पोर्शन की तरफ, जो कि इस साल 2024 में आया। 1 सितंबर को ये टेस्ट हो चुका है और मैं आप लोगों को इससे पहले मैंने जैसे कहा कि एक वीडियो के अंदर आंसर्स इसके बता चुका हूं कुछ, लेकिन अब मुकम्मल आंसर्स के साथ ये आप लोगों के सामने अब पेपर में आपको दिखा रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 1 था, विच फंक्शन कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स। देखें, जरा ट्रिकी क्वेश्चन थे, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग काफी डिफिकल्ट टेस्ट था, लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, बेसिकली कंसेप्चुअल टेस्ट जरूर था। लेकिन ये है कि अगर इन केस आप थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, सोच के आंसर लेते हैं, तो आंसर के गलत होने के चांसेस बहुत कम है। देखें, 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं और हमने देखना है कि इसमें एट्रीब्यूटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड कौन है। पहली बात, तो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि जिसका रिलेशनशिप या जिसका ताल्लुक सिर्फ लिपिड से है और बाकी चीजों के साथ नहीं है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक किसी और चीज के साथ है तो डेफिनेटली वो इसका एट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, जैसे नंबर 1 है जी, रिकग्निशन ऑफ द सेल्स हैविंग नॉन सेल्फ सरफेस मार्किंग। तो ये जो रिकग्निशन हम करते हैं जी सेल्स की, ये लिपिड्स की मदद से भी की जाती है और ये प्रोटीन की मदद से भी की जाती है। तो इसका मतलब ये एक एट्रीब्यूट में आ सकता है। मेंटेनिंग द सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी, वो लिपिड ही का फंक्शन होता है, क्योंकि ये फ्लूइड नेचर शो करता है, जिसकी वजह से हम फ्लेक्सिबल नेचर को भी इसी के साथ रिलेट करते हैं। नेक्स्ट वन, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जब हम लोग आते हैं बाइंडिंग द लिगेंड्स फॉर द इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स, ये जो बाइंडिंग वाली बात है ये आपको ज्यादा प्रोटीन के साथ रिलेट करती मिलती है। जितने भी बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आकर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं और उसकी वजह से सेल के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स आता है, वो लिपिड से रिलेटेड बात नहीं होती। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट द फंक्शन या नॉट द एट्रीब्यूटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स। तो इसका आंसर मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग डेल्ट ऑप्शन है। लेकिन अगेन बात वही बात कि जब तक ये आंसर की नहीं आएगी कोई फाइनलाइज हम आंसर प्रॉपरली इन 4 ऑप्शंस में से नहीं ले पाएंगे। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है जी, डेल्टा ऑप्शन, बाइंडिंग लिगेंड्स फॉर द इंट्रासेलुलर रिस्पांस। क्वेश्चन नंबर 2 आसान था, ये आपको एक रूट पूछा गया है। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म है उसकी, और जाइगोमोजन सेल्स उसको सिक्रीट करते हैं, बाद में फिर आपको बताया कि ये एक्टिव होता है पेप्सिन की फॉर्म में। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि ये कहां से चल के कहां जाता है, तो इन अदर वर्ड्स पेप्सिनोजिन जो है वो एक आप लोगों को मैंने कहा कि एंजाइम है, क्योंकि प्रोटीन ही नेचर है, तो दैट्स व्हाई इसको प्रोड्यूस करेगी आरईआर, क्योंकि आरईआर की सरफेस पर के जो राइबोसोम्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करके फिर ल्यूमेन ऑफ एसईआर उसमें सेंड कर देते हैं। वहां से बडिंग होती है, बडिंग के बाद जो वेसिकल्स बनते हैं वो जाते हैं टुवर्ड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन होती है उसकी, और अल्टीमेटली वहां से फिर वेसिकल्स अगेन बडिंग के थ्रू ओरिजिनेट होते हैं, अलग होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स। तो इसलिए इसका जो सही रूट है वो है जी चार्ली ऑप्शन, आर टू एसईआर, एसईआर टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स टू सिक्रीटरी वेसिकल्स, जो कि गोल्जी वेसिकल्स को ही कहा जाता है। हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेस रिएक्टिविटी ऑफ द सुक्रोज इज ड्यू टू इट्स। अब इसमें लेस रिएक्टिविटी का मतलब क्यों मुझे ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर
जो दो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं वो आपस में 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब शो कर देते हैं तो इसी वजह से ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर में बदल जाती है और नॉन रेड्यूसिंग शुगर एज कंपेयर टू रेड्यूसिंग शुगर ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। जो रेड्यूसिंग शुगर्स होती हैं उनके पास फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप होता है जिसकी वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, लेकिन अगर हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर कहा जाए तो वो ये नहीं है, वो मोनोसेक्राइड्स में होता है। पोलर नेचर भी इसकी रीजन नहीं थी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी नहीं। बेसिकली अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो इसको लेस रिएक्टिव कर देती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी सुक्रोज के बारे में ही था। सो दोनों क्वेश्चंस कार्बोहाइड्रेट से रिलेट करके दिए गए आपको। सुक्रोज इज यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज। अब प्लांट्स के अंदर जब ट्रांसलोकेशन होती है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द सोर्स टू सिंक वो सुक्रोज की फॉर्म में यानी कि डाइसेक्राइड्स की फॉर्म में। क्योंकि अगर इन केस हम कहेंगे कि ये पॉलीसेक्राइड्स में तो पॉलीसेक्राइड्स में ट्रांसफर नहीं होते, डेफिनेटली उसमें आपको स्टोरेज के हवाले से वो मिलते हैं, जैसे कि स्टार्च है तो वो स्टोर हो जाता है। और अगर आप ग्लूकोज की बात करेंगे या फ्रुक्टोज की बात करेंगे तो फिर वो रेड्यूसिंग शुगर है लेकिन डेफिनेटली वो भी ट्रांसपोर्ट नहीं होती। ट्रांसपोर्ट जो होती है वो सुक्रोज होती है और वो इसलिए क्योंकि ये डाइसेक्राइड होता है तो इसी वजह से। नॉन रेड्यूसिंग और भी है तो इसका मतलब अगर कोई नॉन रेड्यूसिंग और भी है तो उसको भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, बट बेसिकली पॉलीसेक्राइड जो हैं वो भी नॉन रेड्यूसिंग शुगर में आते हैं, जैसे कि स्टार्च है वो भी नॉन रेड्यूसिंग में आता है, तो इसलिए ये रीजन नहीं थी। और इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वो तो ग्लूकोज भी सॉल्युबल है वो तो फ्रुक्टोज भी सॉल्युबल है, तो इसका मतलब। और आखिरी बात, इट डज नॉट चेंज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऐसा भी नहीं है। सुक्रोज क्योंकि एक सल्यूट की फॉर्म में लेस सॉल्युबल होने के बावजूद वाटर के पोटेंशियल को चेंज कर सकता है, तो इसलिए इसका आंसर डेल्टा भी नहीं था, तो इसका आंसर अल्फा ही बनता है कि इट इज अ डाइसेक्राइड। Next question number 5 that the coronavirus is invalid virus. Hand sanitizer and surface cleaners were recommended to avoid the COVID epidemic. Which property of coronavirus made these products effective? इसके दो आंसर्स बन सकते थे लेकिन अगेन बेस्ट ऑप्शन हमने जाना था तो बेस्ट ऑप्शन अल्फा ही बनता है पीएच सेंसिटिविटी की वजह से, क्योंकि कोरोना की जो इन्वेलप है एटसेट्रा उसके ऊपर अगर इन केस आप सैनिटाइजर का यूज करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंजाइम का भी इफेक्ट होगा, पीएच में चेंज आएगा। और ये जो हीट सेंसिटिविटी है जारी बात है हैंड सैनिटाइजर का इससे ताल्लुक नहीं है। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम की वजह से भी ऐसा नहीं था। और हाइपोटोनिसिटी किसको कहते हैं? बेसिकली हैंड सैनिटाइजर के अंदर आपको पता है कि या तो 60% अल्कोहल या फिर इस तरह से 90% अल्कोहल तक इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बहुत कम अगर हम लोग रखेंगे उसको परसेंटेज को यानी कि जैसे 1% 2% उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और हाइपोटोनिसिटी का मतलब यह क्या होता है कि आपने हाइपोटोनिक वर्ड पढ़ा हुआ है जिसका मतलब क्या होता है मोर डाइल्यूटेड। इसका मतलब अगर ज्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में हम सैनिटाइजर लेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता था। तो हमारे पास इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो अल्फा ही बनता है, पीएच सेंसिटिविटी। नंबर 6 पर चलते हैं जी, प्रोटीन्स विद टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर हेल्पफुल इन। अब ये हेल्पफुल किस में, अगर देखें चार ऑप्शंस में से अगेन तीन को निकाल दें तो बाकी जो रह जाएगा वो हमारा आंसर होगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को शो करता है और इससे पहले जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखें अब मैंने अल्फा आंसर लिया कैरिंग मैसेजेस फ्रॉम ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन्स, जैसे कि इंसुलिन है एक हार्मोन है, तो कि हार्मोन्स होते हैं वो भी टर्शियरी स्ट्रक्चर शो करते हैं, ग्लोब्यूलर नेचर में आते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो ग्लैंड से टारगेट सेल की तरफ जो मैसेज आ रहा होता है वो हार्मोन्स की फॉर्म में जा रहा होता है। तो प्रोटीन अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर में है तो इसी प्रोसेस में हेल्प करेगी। बाकी जो बीटा पे लिखा हुआ है मेंटेनिंग द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द स्किन, ये फाइब्रस प्रोटीन का फंक्शन है। मेकिंग द मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ये भी किसी हद तक फाइब्रस प्रोटीन से रिलेटेड बात है। और आखिरी बात जो लिखी हुई है हेल्पिंग मसल कंट्रैक्शन मायोसिन एक्टिन, ये भी किसी हद तक फाइब्रस प्रोटीन से रिलेटेड बात है। तो अल्फा ही का ताल्लुक ज्यादा ग्लोब्यूलर प्रोटीन से है, टर्शियरी स्ट्रक्चर से है, तो इसलिए इसका आंसर अल्फा होगा। नेक्स्ट वन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रीबाउंडिंग इज प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग द कर्ली हेयर्स, विच बॉन्ड इज टारगेटेड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखें ये असल में ना आपको ये टेक्निकल सा क्वेश्चन अगेन पूछा जा रहा है कि जैसे हम एक अगर फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड चेन में फोल्ड है, तो उसको जब हम फोल्ड को खत्म करना चाहते हैं तो हमें कौन सा बॉन्ड खत्म करना पड़ेगा। सेम यही बात यहाँ पर भी आप लोग रिलेट कर दें कि कर्ली हेयर्स को अगर स्ट्रेट करना है तो उसमें कौन से वाला बॉन्ड खत्म कर देंगे तो फोल्डिंग या कर्लिंग खत्म हो जाएगी और वो स्ट्रेट हो जाएंगे। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या करेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, यानी कि इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन रीजन है कर्लिंग की, फोल्डिंग की, एटसेट्रा। और अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को खत्म कर देते हैं
तो वो जो फोल्डिंग होती है वो भी खत्म हो जाती है और उसकी वजह से जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में आ जाती हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या था? डेल्टा ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट वन, नंबर 8, आयंस ऑफ द हैवी मेटल आर हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू। तो ये जितने भी मेटल आयंस होते हैं जी, ज्यादा तौर पर न्यूक्लिक एसिड की जो डीनेचुरेशन है या डिस्ट्रक्शन कह लें उसका बायस बनते हैं। तो क्लीव का मतलब होता है उसको काट देना, तोड़ देना, एटसेट्रा। तो इसका आंसर अल्फा ही था। बाकी इंटरफेयर विद फैट मेटाबॉलिज्म या ब्रेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या डिस्टेबलाइज प्रोटीन, इसके साथ आयंस ऑफ हैवी मेटल्स का ताल्लुक नहीं है। हैवी मेटल्स ऑफ जो आयंस के हैवी मेटल्स हैं वो ज्यादा न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करते हैं, इसलिए इसका आंसर था अल्फा। नेक्स्ट नंबर 9, हम चलते हैं नंबर 9 की तरफ। चूज द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द डायग्राम। ये आपके पास ना ये डायग्राम बनी हुई है जी क्लोरोप्लास्ट के हवाले से, और इसमें आप लोगों को एक तरफ लाइट रिएक्शन दिखाया गया, एक तरफ डार्क रिएक्शन। ये आपकी बुक में मौजूद है डायग्राम। तो अगर इन केस आप देखेंगे तो ऊपर ए और फिर उसके बाद बी और फिर नीचे सी और डी। तो हमें ये चार लेबलिंग्स के अकॉर्डिंग इनमें से देखना है कि अल्फा पे कौन आएगा या बीटा पे कौन, या ए बी पे, सी पे कौन और डी पे कौन। देखें, ए इनपुट है लाइट रिएक्शन का और सी आउटपुट है लाइट रिएक्शन का। सिमिलरली बी इनपुट है डार्क रिएक्शन का और डी आउटपुट है डार्क रिएक्शन का। तो इसका मतलब लाइट रिएक्शन का इनपुट हम इसमें किसको लेंगे? वाटर को, और उसकी प्रोडक्ट यानी कि सी हम किसको लेंगे? ऑक्सीजन को। और ये लिखा हुआ है चार्ली पर। चार्ली पर ए वाटर जो कि इनपुट हो गया और सी ऑक्सीजन जो कि आउटपुट हो गया। और इसी तरह से अगर डार्क रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास बी जो है वो इनपुट है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और डी जो है वो एक के लिए एक पहले तो वो बनता है G3P, और G3P एक मोनोसेक्राइड है, वो भी वैसे शुगर है, और उसके बाद फिर आगे फर्दर ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो बी पर कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है और डी ऑप्शन में शुगर लिखा हुआ है। तो इसी वजह से हमारा आंसर इसमें से क्या हुआ? चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच मैकेनिज्म वुड बी कंप्रोमाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हैं ये कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, ये रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कहां से? प्लास्टोक्विनोन से, और आगे डिलीवर करते हैं किसको? प्लास्टोसायनिन को। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की चेन चलती है और फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस चलते रहते हैं, और यही वो एरिया होता है जहां से एटीपी का मॉलिक्यूल भी सिंथेसाइज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोसिस। अब इसमें देखें अल्फा पे लिखा हुआ रिडक्शन ऑफ रिएक्शन सेंटर, नहीं, क्लोरोफिल की रिडक्शन, ये रिएक्शन सेंटर की रिडक्शन जो है वो सारी बात है साइटोक्रोम नहीं करता, या तो वो करता है जी प्लास्टो जो है वो सायानिन जो कि रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 1 उसकी, और या फिर वो वाटर मॉलिक्यूल, या फिर वो जो आपको बताया कि लाइट जो होती है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करके या एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फिर उसके बाद अल्टीमेटली वहां पर रिएक्शन सेंटर के अंदर जाकर वहां से उसकी रिडक्शन होती है। तो इसका मतलब उसका भी रीजन या उसकी भी रीजन साइटोक्रोम नहीं होता। तो इसलिए इसका आंसर अल्फा नहीं हो सकता। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से भी ऐसा नहीं होता, यानी वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। साइटोक्रोम का उसके साथ अभी कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, और ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी नहीं। तो इसका आंसर फिर डेल्टा ही बनता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, क्योंकि ये केमियोस्मोसिस रिलेटेड बात है, और केमियोस्मोसिस का प्रोसेस साइटोक्रोम और प्लास्टोसायनिन के दरमियान के एरिया में आपको मिलेगा। तो इसी वजह से इसका आंसर था जी डेल्टा। 11, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस आइसोमेराइजेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ। अब ये भी सोच के जरा करने वाला आंसर था, यानी कि इसका आंसर भी आपने जरा सोच के देना था। बेसिकली आइसोमेराइजेशन के रिजल्ट में क्या क्या प्रोड्यूस होता है वो असल में ये आपसे पूछ रहा है। तो पहली बात तो हमें पता है कि जी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये बनता है किस प्रोसेस से? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आइसोमेराइजेशन से। इसलिए जहां जहां F6P लिखा हुआ है वो इसका आंसर हो सकता है। और एक ये लिखा हुआ है जी बीटा ऑप्शन पर, और एक लिखा हुआ है डेल्टा ऑप्शन पर। डेल्टा ऑप्शन पर भी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट लिखा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हम आएंगे तो जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट डेल्टा ऑप्शन भी लिखा हुआ है वो आइसोमेराइजेशन के प्रोसेस से नहीं बनता। कि ये किससे बनता है? ये फॉस्फेट की रिमूवल होती है, पहले 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है और फिर उसमें से एक फॉस्फेट निकल जाता है जिससे एटीपी बनता है, और फिर ये बन जाता है 3 फॉस्फो। इसका मतलब ये आइसोमेराइजेशन से नहीं बनता। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता था, वो है बीटा ऑप्शन। अब G3P भी आइसोमेराइजेशन से कैसे बना? क्योंकि कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और G3P ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट होता है G3P में, तो G3P भी आइसोमेराइजेशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसलिए F6P और G3P ये दोनों आइसोमेराइजेशन के प्रोसेस से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर था बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट वन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज, ये आपने एक पढ़ा होता है रुबिस्को, रुबिस्को जो आपने पढ़ा होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, वो कार्बोक्सिलेज भी होता है, वो ऑक्सीजनेज भी होता है। इसका मतलब वो दोनों प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, कैल्वन साइकिल में भी, फोटो रेस्पिरेशन में भी। लेकिन जहां तक पेप कार्बोक्सिलेज की बात है, ये टिपिकली स्पेसिफिकली जस्ट कार्बोक्सिलेज है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही जस्ट ऐड करेगा, बाकी किसी चीज के साथ ये रिएक्शन नहीं करवाएगा किसी का। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है, जो उसने पूछा था वो क्या था, प्रेजेंस ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज इन C4 प्लांट्स, स्पेशली ये उसमें इन्वॉल्व है, इनेबल देम टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन। तो अब ये क्यों फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देगा, तो इसका आंसर था चार्ली ऑप्शन, क्योंकि पेप कार्बोक्सिलेज बीइंग स्ट्रिक्टली कार्बोक्सिलेज, अगर तो ये भी ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करता तो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस शुरू हो सकता था। लेकिन C4 प्लांट्स के अंदर क्योंकि पेप कार्बोक्सिलेज जस्ट कार्बोक्सिलेज है, ऑक्सीजनेज नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली ऑप्शन, पेप कार्बोक्सिलेज बीइंग स्ट्रिक्टली कार्बोक्सिलेज। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट वन चलते हैं 13, फैट्स एंड प्रोटीन्स कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी फ्यूल, which of the following serve as common molecule produced through their catabolism। ये कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या लिपिड हो, तीनों के कैटाबोलिज्म के रिजल्ट में एसिटाइल को ए, जहां से सिट्रिक एसिड साइकिल शुरू होता है, ये प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर बेस्ट ऑप्शन अल्फा था, कि फैट की भी कैटाबोलिज्म के रिजल्ट में ये प्रोड्यूस हो सकता है, प्रोटीन के कैटाबोलिज्म के रिजल्ट में भी ये प्रोड्यूस हो सकता है। जबकि पायरुवेट जो है वो आपको पता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, G3P जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, लैक्टिक एसिड भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये फैट और प्रोटीन से रिलेट करके हम अल्फा ही आंसर लेंगे, एसिटाइल को ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम, यानी कि डबल स्टैंडर्ड, असल में ये गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग्स गलत है, उनसे गलत हो गए स्पेलिंग। डबल स्टैंडर्ड वर्ड है जी, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम इनमें से स्मॉल पॉक्स के पास मौजूद है। यू नो के डीएनए इनमें से सिर्फ स्मॉल पॉक्स है, एचआईवी के पास भी आरएनए होता है, इन्फ्लुएंजा के पास भी आरएनए है, और रूबेला के पास भी किसी हद तक। तो इसलिए इसका आंसर था जी डेल्टा ऑप्शन, स्मॉल पॉक्स के पास डीएनए होता है और वो भी डबल स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, which of the following would not be compromised in the absence of lymphatic system। लिम्फेटिक सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये एंटीबॉडीज की जो प्रोडक्शन होती है वो लिम्फ नोड्स पर होती है, और उससे आपकी बॉडी को डिफेंड मिलता है अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन था डेल्टा ऑप्शन, डिफेंस मैकेनिज्म आपका वीक हो जाएगा और आप इसी वजह से कंप्रोमाइज जो हो गए। वो जारी बात है कि लिम्फेटिक सिस्टम की एब्सेंस की वजह से आप इस पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका आंसर था डिफेंस मैकेनिज्म। बाकी ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड और ब्लड कंपोजिशन, उससे इसका कोई खास ताल्लुक नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उसमें ब्लड को चीजें रिटर्न करना और उसके साथ साथ बॉडी को डिफेंड करना, बाय इन्फेक्शन से बचाना, और इसी तरह से जो फैट्स की एब्जॉर्प्शन है एटसेट्रा उसको भी करना। तो इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन, डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है जी हमारे पास, द प्रेजेंस ऑफ व्हिच मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विशेस ब्लड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आप लोगों को जो मेन डिफरेंस मिलता है वो प्रोटीन का होता है। पहली बात ये ज़हन में रख लें कि जो कंसंट्रेशन होती है प्रोटीन की वो ब्लड में ज्यादा होती है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कम होती है। दूसरा, अब आपको पता होगा कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कभी भी ब्लड से बाहर नहीं आते, यानी कि ड्यूरिंग जब लिम्फेटिक सिस्टम की भी हम बात करते हैं तो जो ब्लड बाकी चीजें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फेंकता है उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स तो हो सकते हैं बट रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। तो इसलिए रेड ब्लड सेल्स का जो नाम है वो बीटा ऑप्शन पे भी लिखा हुआ है, वो डेल्टा पे भी लिखा हुआ है, लेकिन प्रोटीन को अगर हम साथ मेंशन करेंगे तो फिर डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर, बेस्ट ऑप्शन। आरबीसीज एंड लार्ज प्रोटीन, इसका मेन डिफरेंस होता है ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारे पास ये क्वेश्चन का नंबर जो है जी हमारे पास ये बल्कि ये मैं पीछे आ गया हूँ, ये बल्कि आगे चला गया हूँ। तो हम नंबर 17 पर थे मेरा ख्याल है। सो 16 तक हम लोगों ने ये देख लिया है। ये बल्कि डायरेक्टली हम 23 पर आ चुके हैं जी। यस, ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन है। ये 23 हमने देख लिया, फिर 24 भी अभी हमने देखा है, 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 था जी, प्लांट्स ग्रोइंग इन सलाइन सॉइल्स फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन, उसकी मेन वजह क्या है। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं कि आप अगर इनके सेलाइन सॉइल की बात करेंगे तो सेलाइन सॉइल के अंदर नमकियात बहुत ज्यादा होते हैं, साल्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसका मतलब वहां पर
जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है वो ज्यादा है बट वाटर पोटेंशियल कम है। इसी वजह से रूट्स के अंदर से यानी प्लांट्स के अंदर से पानी बाहर जाना शुरू हो जाएगा, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा प्लांट्स के लिए। और उसकी मेन रीजन क्या होगी, अब यहाँ पर जैसे आप लोगों को 4 ऑप्शन दी गई थी कि वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट। नो, जो सोल्यूट पोटेंशियल है सॉइल का वो आपको ज्यादा मिलता है सॉइल का एज कंपेयर टू रूट्स। और बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ सॉइल इज लेस देन वाटर पोटेंशियल ऑफ ये जो है सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ रूट, ये भी गलत बात हो गई। तो फिर चार्ली ऑप्शन इज द राइट आंसर कि वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट इज ग्रेटर देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल। इसी वजह से रूट्स में से पानी बाहर आएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगी प्लांट्स की। सो जब हम चार्ली ऑप्शन पर देखेंगे, और जो डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट इज इक्वल टू द वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल, इस तरह से तो पानी कभी भी बाहर ना आता, तो इसलिए इसका आंसर चार्ली ही बनता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ड्यूरिंग कोविड-19 एपिडेमिक, अब ये देखें जरा थोड़ा सा उन्होंने इश्यूज जो हमारे चल रहे हैं आजकल उससे रिलेट करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। द प्लाज्मा ऑफ रिकवर्ड प्रोटीन वाज इंजेक्टेड इन द कोविड पेशेंट्स, दिस प्रूव्ड क्वाइट इफेक्टिव। यानी एक ऐसे बंदे से जो कि रिकवर कर चुका था उसमें से प्लाज्मा को लेकर तो कोविड पेशेंट्स के अंदर इंजेक्ट करवाया गया और उससे काफी ज्यादा फायदा हमें मिला। सो विच कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा डू यू थिंक वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस? तो बेसिकली एंटीबॉडीज हैं। अब देखें जो भी रिकवर हुआ है वो क्यों रिकवर हुआ है, वो आपको 2 रीजंस हो सकती थी, या तो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी या नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर इन केस ये खुद ब खुद सही हुआ पेशेंट, यानी कि उसको कोविड हुआ लेकिन उसने मेडिसिन भी नहीं ली और रिकवर कर गया, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो गई, एंटीबॉडीज, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया। अब उन्हीं एंटीबॉडीज को प्लाज्मा जो थी हमने इंजेक्ट करवाया किसी भी पेशेंट के अंदर, तो वो भी रिकवर करना शुरू हो गया। तो इसका मतलब इसका बेस्ट ऑप्शन बनता है एंटीबॉडीज, दैट इज चार्ली ऑप्शन। बाकी ये जो प्लाज्मिनोजन लिखा हुआ इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन, ये साइटोकाइंस आप लोगों ने नाम सुना होता है, जो कि टी सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स, वो ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या था, चार्ली ऑप्शन, एंटीबॉडीज। 27, चूज द वन विच इज एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसी से रिलेट करके क्वेश्चन है, इम्यूनिटी से रिलेट करके क्वेश्चन। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कब मिलती है, जब किसी की वैक्सीनेशन होती है। और वैक्सीनेशन के लिए या वैक्सीन के लिए दूसरा वर्ड यूज होता है शॉट्स, और वो लिखा हुआ है चार्ली ऑप्शन पर। तो बेबी रिसीविंग MMR शॉट्स, तो ये MMR किसका एब्रिविएशन है, मीजल, मम्स, राइबुला या रिबुला। तो अभी आपने पीछे भी इसका नाम पढ़ा। तो ये 3 किस्म का जो वायरस है या डिजीजेस हैं उनके खिलाफ वैक्सीनेशन हम लोग बेबी की कर सकते हैं। और ये किस में आएगा, ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में। बाकी जो अल्फा पे लिखा हुआ है फीटस रिसीविंग एंटीबॉडीज ऑफ द मदर, तो ये क्या है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। मदर रिसीविंग एंटीबॉडीज, ये भी पैसिव इम्यूनिटी है। और प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज ड्यू टू द प्रीवियस इन्फेक्शन, ये नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है। तो आपको पूछा गया था आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, तो वो है चार्ली ऑप्शन। 28, which of the following type of T cells are required for the activation of B cells? ये हेल्पर को हम नाम ही हेल्पर इसी वजह से देते हैं क्योंकि बी सेल्स की हेल्प करते हैं और उनकी ग्रोथ या उनको मैच्योर होने में हेल्प की जाती है। तो इसका मेन रीजन क्या होती है जी, हेल्पर टी सेल्स। वैसे टी सेल्स की 3-4 टाइप्स हैं, जैसे उसने लिखा हुआ है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स। लेकिन बी सेल्स से रिलेट करके हम हेल्पर टी सेल्स का नाम लेते हैं जिसके ऊपर CD4 रिसेप्टर साइट भी होती है। यू नो कि HIV आकर यहीं पर अटैच होता है, तो इसी वजह से फिर बी सेल्स एक्टिव नहीं हो पाते और आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती अगेंस्ट HIV। तो हमारा आंसर क्या था, अल्फा। नेक्स्ट चलते हैं 29, what is the fate of the neurotransmitter after the transmission of nerve impulse across synapse? तो फेट क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर का आपने पढ़ा होता है कि वो डिग्रेड हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि जब उनका काम खत्म हो जाता है वो अपना एक्शन पोटेंशियल अगले न्यूरॉन को ट्रांसफर कर देते हैं, तो फिर वो डिग्रेड हो जाते हैं और उनकी डिग्रेडेशन एंजाइम्स करते हैं। हमारा आंसर क्या था, डेल्टा ऑप्शन, ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम्स। बाकी टेकन इनटू द पोस्ट साइनेप्टिक गलत है जी, रिमेन्स बाउंड टू द पोस्ट, ये भी नहीं सही बात, और रिमेन्स स्ट्रे इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये भी सही नहीं है, वो डिग्रेड कर जाते हैं जिसको हम ब्रोकन डाउन भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर था जी डेल्टा ऑप्शन। Question number 30, which immediate change is brought about in the postsynaptic membrane? ये अब नर्वस कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो पोस्टसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या इमीडिएट चेंज आता है ऑन बाइंडिंग विद द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर?
जब न्यूरोट्रांसमीटर आकर अटैच होते हैं तो बेसिकली वो एक्शन पोटेंशियल को शिफ्ट कर देते हैं अगले न्यूरॉन में। और एक्शन पोटेंशियल असल में किस चीज का नाम है? चार्जेस का रिवर्स हो जाना। और उसकी मेन रीजन क्या होती है? सोडियम गेट्स का ओपन होना। और जब सोडियम गेट्स ओपन होते हैं तो उसकी वजह से सोडियम बजाय बाहर जाने के अब अंदर आना शुरू हो जाता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से अंदर वाला एरिया मोर पॉजिटिव हो जाता है एज कंपेयर टू आउटसाइड, और इसी को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो इसका आंसर था बीट ऑप्शन, सोडियम गेट्स ओपन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स हाइपरपोलराइजेशन वुड नॉट अकर। अब ये हाइपरपोलराइजेशन क्या है? कि जब रिकवरी हो जाती है, रिकवरी के बाद वाली कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। तो उसने क्या करी, जब कंडक्शन हो रही होती है इंपल्स की, यानी इंपल्स जब चल रही होती है तो डेफिनेटली वो तो अभी रिकवरी का अभी टाइम नहीं होता, तो उस वक्त हाइपरपोलराइजेशन नहीं होती। उसकी मेन रीजन इनमें से क्या हो सकती है? सोडियम गेट्स डिड नॉट क्लोज इन टाइम, पोटेशियम गेट्स वर नॉट सो लॉसी, एंड सोडियम पोटेशियम पंप स्टॉप वर्किंग। यानी कि अब वो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो रुक जाती है। तो इसका मतलब क्या जी? हाइपरपोलराइजेशन नहीं होती, बल्कि क्या हो जाता है? डीपोलराइजेशन हो जाती है। और डीपोलराइजेशन की मेन रीजन क्या होती है? सोडियम गेट्स या सोडियम पंप का भी बंद हो जाना और पोटेशियम पंप का भी, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट उनकी रुक जाती है और सोडियम मूव करना शुरू कर देता है पैसिवली। वो अंदर से बाहर जाने के बजाय बाहर से अंदर आना शुरू हो जाता है, और उसके कुछ देर के बाद फिर पोटेशियम गेट्स ओपन होते हैं तो पोटेशियम अंदर आना शुरू होता है, यानी कि पोटेशियम जब बल्कि बाहर जाना शुरू होता है, और उससे क्या होता है? फिर से रिकवरी होती है, और रिकवरी के बाद वाली कंडीशन को हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। तो इसलिए जब हाइपरपोलराइजेशन नहीं हो रही तो उसकी मेन रीजन क्या है? सोडियम और पोटेशियम पंप का वर्किंग ना करना। नेक्स्ट 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। अब ये केमिकल साइनैप्स और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, ये दो आप लोगों ने जो डिफरेंस में याद रखना है। इनके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या है? केमिकल साइनैप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के अंदर कोई न्यूरोट्रांसमीटर यूज नहीं होते, बल्कि उसके अंदर चैनल प्रोटीन्स की मदद से आयंस वगैरह की मूवमेंट होती है, और इसी वजह से हम कहते हैं एक फिजिकल कांटेक्ट बनता है दो सेल्स के दरमियान में। लेकिन केमिकल साइनैप्स के अंदर कोई फिजिकल कांटेक्ट वगैरह नहीं होता। तो मेन फर्क न्यूरोट्रांसमीटर का है। तो इसलिए हम कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनैप्स? डेल्ट ऑप्शन, एब्सेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जहां न्यूरोट्रांसमीटर का वर्ड आएगा वहां हम केमिकल साइनैप्स की तरफ चले जाएंगे, और जहां इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की बात होगी वहां कभी भी न्यूरोट्रांसमीटर का हम जिक्र नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर था जी डेल्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं। 33, which option given below characterizes the refractory period? refractory period क्या चीज है? अब अगेन रिकवरी पीरियड, जो रिकवरी होती है न्यूरॉन की उसी को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड का नाम देते हैं। तो उसने पूछा जी आप लोगों को कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, आंसर दिया हुआ है नेक्स्ट इंपल्स कैन बी कंडक्टेड, यानी रिकवरी हो गई और रिकवरी के बाद अगली इंपल्स भी अब कंडक्ट हो सकती है। जबकि डेल्टा पे जो लिखा हुआ है +50, इसका ताल्लुक एक्शन पोटेंशियल से है जो कि रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं है। इसी तरह से रिवर्सल ऑफ द चार्जेस बी एक्शन पोटेंशियल है, चेंज इन द टाइप ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन बी एक्शन पोटेंशियल है। तो इसलिए इसका आंसर चार्ली ऑप्शन था, नेक्स्ट इंपल्स कैन बी कंडक्टेड। 34, ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ द फ्लाइट birds require the coordination of many skeletal muscles, which part of their brain has to well develop? बहुत आसान था कि highly developed part in birds क्या है? cerebellum है। चार्ली ऑप्शन is the answer। 35, which part of the brain is actively used by the mathematicians trying to formulate a new equation? यानी रीजनिंग की बात हो रही है, जजमेंट की, थिंकिंग की बात हो रही है, और इसका ताल्लुक 100% किसके साथ है? सेरिब्रम के साथ है। दैट इज द बीट ऑप्शन, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के अंदर रीजनिंग, थिंकिंग, जजमेंट, ये सारा कुछ आप लोगों को मिलेगा। जब आप फॉर्मुलेट करना चाहते हैं एक नई क्वेश्चन को तो आपको सोच विचार करना पड़ेगी, और वो ज्यादा आपको इसके साथ रिलेट करके मिलेगी बात ही सेरिब्रम। Next one 30, a desert mammal faces severe dehydration in hot sunny days. Which internal condition would lead to the secretion of ADH? यानी ADH जो है वो कब ज्यादा निकलता है? डिहाइड्रेशन के प्रोसेस में पानी की एब्जॉर्प्शन उसने करनी होती है, तो जब आपके ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। यानी इन अदर वर्ड्स, जो डेजर्ट मैमल्स होते हैं उनका ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो जब कम हो जाएगा पानी कम होने की वजह से, तो ADH ज्यादा रिलीज होगा, उसकी सिक्रीशन भी ज्यादा होगी। तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली ऑप्शन, लो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। 37, which disorder would be diagnosed by a doctor on seeing a patient with? अब देखें ये मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, आप लोगों को साइंस और सिम्टम्स याद रखनी है बीमारियों की। तो थिक एंड ड्राई स्किन, पफी आईज एंड लो मेटाबॉलिक रेट, इस सारी चीजों का ताल्लुक मिक्स्ड एडिमा के साथ है जिसको हम ग्वाइटर भी कहते हैं। और तीसरा एक नाम याद रख लें, हाइपोथायरॉयडिज्म।
तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म इसमें से कौन था? चार्ली। वैसे सब क्रेटिनिज्म भी आपको बताया कि थायरॉक्सिन की कमी है, बट क्रेटिनिज्म के अंदर बच्चों के अंदर आप लोग मालूम है कि कोर्स कैंटी हेयर्स होते हैं, तो इसलिए वहां पफीनेस का जिक्र नहीं है। पफीनेस का ताल्लुक किसके साथ होता है? मिक्स्ड एडिमा यानी कि ग्वाइटर के साथ होता है। तो चार्ली इज आंसर। 38, चूज द वन रिलेटेड टू द, अब अगेन देखें उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का ताल्लुक किसके साथ है? यू नो कि पैराथार्मोन हार्मोन का काम क्या होता है? कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना ब्लड के अंदर। लेकिन अगर इन केस हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है तो कैल्शियम का लेवल ब्लड में बहुत कम हो जाएगा और उसकी वजह से आपको टेटनी का मसला हो सकता है। वैसे तो वीकनेस ऑफ मसल्स भी इसमें आ सकता था, बट ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है इसमें? टेटनी। हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता, कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है, और किडनी स्टोन हाइपर कैल्सीमिया से होता है, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा, टेटनी। 39, चूज द मिसमैच पेयर। अब देखिए आईसीएसएच का ताल्लुक इंटरस्टिशियल सेल से ही है। एस्ट्रोजन का एक नेगेटिव फीडबैक होता है जिसकी वजह से वो एफएसएच को, हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन सप्रेस करता है और उसके रिजल्ट में फिर एलएच प्रोड्यूस होता है और एलएच ओव्यूलेशन में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब बीटा चार्ली डेल्टा ये तीनों राइट पेयर हैं। और मिसमैच पेयर इसमें से कौन सा है? ग्रेफियन फोलिकल का ताल्लुक जो होता है वो एस्ट्रोजन के साथ तो होता है, प्रोजेस्टेरॉन के साथ नहीं होता, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का ताल्लुक किसके साथ होता है? रप्चर्ड फोलिकल के साथ, जिसको हम कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर अल्फा था कि ये मिसमैच पेयर है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। जितना भी होम्योस्टैसिस का प्रोसेस है वो सारा नेगेटिव फीडबैक है। तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर यानी थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे होम्योस्टैसिस के अंडर आते हैं। और होम्योस्टैसिस में जब भी फीडबैक आप देखेंगे वो नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा। बाकी जो एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, लेबर कंट्रैक्शन, मिल्क सिक्रीशन, ये सारे पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल्स हैं जो कि ऑक्सीटोसिन से स्पेशली रिलेट करते हैं। Next one, question number 41. Most of the carbon dioxide in blood is transported as the bicarbonate ion. Choose the event not taking place during the gaseous exchange. ये भी जरा समझ के करने वाला आंसर था। अगर इन केस आपको नहीं भी पता कि ये HHB क्या है, ये बेसिकली क्या रही, ह्यूमन के अंदर आप लोगों को जो अडल्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है उसको नाम देते हैं HHB। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यू कैन नो के ये बाइकार्बोनेट सोडियम के साथ रिलेट करेगा या सोडियम के साथ मिलकर आगे जाएगा, तो इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनेगा। और क्लोराइड शिफ्ट का मतलब यही होता है कि जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं वो टिश्यू को मिल जाते हैं, वहां से क्लोराइड आयंस होते हैं वो आप लोगों के ब्लड में आ जाते हैं, तो ये भी चीज वहां पर आपको मिलती है। तो इसका मतलब जो चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये आप लोगों को गैसियस एक्सचेंज के दौरान टिश्यू लेवल पे नहीं मिलेगा। यानी टिश्यू लेवल का मतलब क्या है कि जहां पर आकर ब्लड ने चीजें टिश्यू को देनी है और टिश्यू से खुद ले लेनी है। तो यू नो कि ब्लड ने ऑक्सीजन देनी है, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच नहीं करनी। वो अटैच कहां पर होगी? लंग्स के अंदर होगी। तो इसलिए लंग्स के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी और टिश्यू पर आकर ऑक्सीजन उसके साथ से अलग हो जाएगी, जिसको हम लिबरेशन कहेंगे ऑक्सीजन की। तो इसलिए फॉर्मेशन नहीं होगी बल्कि उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू लेवल पर नहीं होती बल्कि लंग्स में होती है। बाकी तीनों चीजें टिश्यू लेवल पर आपको मिलती हैं। नेक्स्ट ये डायग्राम बनी हुई थी, ये ज्यादा क्या क्लियर नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम है और इसमें एक्स को लेबल किया गया है, यानी ये एक्स का ताल्लुक एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड से है। तो इसमें आपको कहा गया ऑल आर रिलेटेड टू द एक्स वाई, किस चीज के? तो जो बीटा पे लिखा हुआ है इट पासेस द इंफॉर्मेशन टू सेंसरी न्यूरॉन। देखें ये स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करती है इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन से, उसको पास नहीं करती। ठीक है, पास किसको करती है? मोटर न्यूरॉन को करती है, और फिर मोटर न्यूरॉन आगे फैक्टर्स तक ले जाते हैं। बट ये पास करती है इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ये भी बात सही है। यू नो कि एक जो है वो आपको पता है कि ये बनता है, ये जो हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन का एक एक छोटा सा साइनैप्स ब्रेन की तरफ भी जाता है, तो वहां पर भी मैसेज आ रहा होता है। फिर साइनैप्सिस विद द एक्सॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, तो ये एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन के साथ भी जारी बात है साइनैप्स बनता है, रिसीव कर रही होती है इंफॉर्मेशन, और फिर ग्रे मैटर में ये सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसरी न्यूरॉन की तरफ नहीं जाती, नॉट पासेस टू द सेंसरी न्यूरॉन्स, बल्कि ये जाती हैं मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। इसलिए सबका ताल्लुक इसके साथ था, लेकिन जो बीटा ऑप्शन है वो इसमें नहीं आएगा। 43, विच वन इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो मूवमेंट ऑफ आयंस एंड आउट ऑफ द सेल, जैसे कि कैरियर प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन्स हैं, वो आयंस की मूवमेंट को इन एंड आउट करती हैं। केमियोस्मोसिस में भी आप ये पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो मेन फंक्शन इन चार ऑप्शंस में से है वो चार्ली ऑप्शन है, मूवमेंट ऑफ आयंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। नेक्स्ट 44, a lizard detaches its tail when attacked by the predator। ये किसकी एग्जांपल है? इसको हम दो नाम देते हैं, एक तो इसको कहते हैं ऑटोटॉमी।
अब यहाँ पर ऑटोटॉमी तो कोई नहीं लिखा हुआ ऑप्शंस के अंदर, लेकिन ऑटोलाइसिस लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ऑटोफेगी क्या होता है, सेल अपनी ही चीजें खाता है। फिर फेगोसाइटोसिस क्या होता है कि कोई सेल किसी और चीज को अपने अंदर इंगल्फ करता है। और इंट्रासेलुलर डायरेक्शन भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर यही था, ऑटोलाइसिस, जिसको एक्चुअली ऑटोटॉमी कहते हैं, जिसका मतलब ये खुद से ब्रेकडाउन होती है, सेल्फ ब्रेकडाउन जिसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर था ऑटोलाइसिस। 45. Choose the option showing the correct set of the characteristics for intermediate filaments. पहली बात तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का देखें फंक्शन अगर आपको पता है तो आप राइट आंसर पर जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी मैकेनिकल सपोर्ट। बाकी ये जो सीलिया फ्लैजेला हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। मसल कंट्रैक्शन का काम जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स करते हैं। साइक्लोसिस का काम भी माइक्रोफिलामेंट्स करते हैं। तो इसका मतलब फिर इसका आंसर क्या था हमारे पास अल्फा, जिसमें डायमीटर इसका 8 to 10 होता है, क्योंकि कि आपने पढ़ा होगा कि 7 नैनोमीटर डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का डायमीटर 8 to 10 नैनोमीटर है। कंपोजिशन इसकी, इसमें प्रोटीन का नाम आप लोग याद रख लें, वाइमेंटिन, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक में स्पेशली नहीं लिखा हुआ, लेकिन फंक्शन आपको बताया गया है कि ये क्योंकि शेप को मेंटेन करते हैं सेल की, तो इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट। तो इसका आंसर था अल्फा, अल्फा ही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं 46 की तरफ। न्यूक्लियो प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन, इनका ताल्लुक क्रोमोसोम्स के साथ होता है, और क्रोमोसोम्स का ताल्लुक किसके साथ होता है, डीएनए के साथ होता है, और डीएनए का ताल्लुक किसके साथ होता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के साथ। वैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स का ताल्लुक होता है जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, उस प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेती हैं। बट टू सेल्फ रिकॉग्निशन में भी इनका कोई रोल नहीं है। इंश्योरिंग फास्ट स्पीड ऑफ द नर्व इंपल्स के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, और एक्टिंग एज अ सेल सरफेस मार्कर भी नहीं। तो इसलिए इसका आंसर था बीटा ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन है, passing hereditary information to the next generation. 47. If reproductive cycle of the female starts on 10th of July, और आपको पता है कि यहाँ पूछा गया है कि ओव्यूलेशन कब होगी, तो ओव्यूलेशन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 13वें से 14वें दिन होती है। अब अगर 10 जुलाई को शुरू हुआ तो उसमें 14 प्लस कर लें, और 14 प्लस करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 24th of July। चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 24th of July। 48. Which of the following would be produced as a result of reduction division, यानी कि कब मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है, तो वो होती है जब सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है। इन चार ऑप्शंस में से ओवोगोनियम भी डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी ओवोसाइट भी डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होता है। तो डेफिनेटली इसमें से हैप्लॉइड सिर्फ कौन है, सेकेंडरी ओवोसाइट। तो सेकेंडरी ओवोसाइट जब बनता है तो तब रिडक्शन डिवीजन होती है, इसलिए ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं। 49. What will be the probability of purple and terminal flower in pea plant? ये आपको पता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमने लेनी है, और जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि हमने डोमिनेंट की जो है वो 3/4 याद रखनी है, रिसेसिव की 1/4 याद रखनी है, और जब हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी लेनी होती है तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। अब पर्पल एक डोमिनेंट फिनोटाइप है, इसकी 3/4 है, और जो टर्मिनल फ्लावर है वो एक रिसेसिव फिनोटाइप है जिसकी 1/4 है। तो 3/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, जो प्रोडक्ट रूल है, तो हमारे पास आंसर फिर क्या आया, 3/16, जो कि लिखा हुआ है बीटा ऑप्शन पर। तो राइट ऑप्शन इज द आंसर 3/16। नेक्स्ट 50. A carrier female for hemophilia is married to an affected male. What would be the probable percentage for their sons to be affected? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका आंसर आपने क्रॉस बनाकर देना था। अब दो आंसर हो सकते थे, फिर आपने जरा सोच के आंसर देना था। मैं जरा ना आपको इसका क्रॉस दिखाता हूं, जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, शो किया हुआ है, ये देखें। अब इसमें जो क्रॉस आपको मैंने दिखाया है उसमें कैरियर फीमेल है, और उसका हमने क्रॉस किया है किसके साथ, एक अफेक्टेड मेल के साथ। दोनों को हीमोफीलिया नहीं है, मेल को हीमोफीलिया है और फीमेल कैरियर है, बट फिनोटिपिकली नॉर्मल है। अब इनके क्रॉस के रिजल्ट में जो इनके बच्चे पैदा होंगे उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, क्या क्या जीनोटाइप्स हो सकते हैं, देखें। अब पहला जो हमारे पास है वो कैरियर फीमेल आ रही है, फिर सेकंड वन पर नॉर्मल सन आ रहा है, फिर थर्ड वन पर चांसेस हैं एक एबनॉर्मल यानी कि हीमोफिलिक फीमेल के, और लास्ट चांस है एक हीमोफिलिक सन का। अब ये हमारे पास चार है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर इन केस आप देखेंगे कि तो हीमोफिलिक कितने बच्चे हैं, 2, और नॉर्मल कितने बच्चे हैं, 2। इसका मतलब 50% तो ये हो गई। लेकिन अगर आप डॉटर की बात करेंगे तो डॉटर में भी 50% डॉटर नॉर्मल है, 50% डॉटर हीमोफिलिक है। और सन की बात करें तो सन में भी 50% सन नॉर्मल शो कर रहे हैं जीनोटाइप, और जो 50% है वो हीमोफिलिक है। तो इसलिए जब अब हम जाते हैं दोबारा से वही क्वेश्चन की तरफ, तो लिखा हुआ था कैरियर फीमेल हीमोफिलिक है, वो फॉर हीमोफीलिया इसकी शादी हुई अफेक्टेड मेल से, व्हाट वुड बी द प्रोबेबल परसेंटेज फॉर देयर सन्स टू बी अफेक्टेड।
तो दो बेटों में से एक बेटा जो होगा वो अफेक्टेड होगा और दूसरा नॉर्मल होगा, तो इसलिए इसका आंसर बीटा ऑप्शन ही बनता है, दी बेस्ट ऑप्शन 50%। इसका अगर आप 25% आंसर देंगे तो वो इस वजह से गलत हो जाएगा कि आप लोगों को सिर्फ बेटों का पूछा गया है, अगर बच्चों में से पूछा जाता तब भी 50% आंसर था, क्योंकि आधी जो बेटियां हैं वो अफेक्टेड और आधी नॉर्मल, आधे बेटे अफेक्टेड और आधे नॉर्मल, तो इसलिए इसका आंसर बनता है बीटा ऑप्शन 50%। 51, which of the following is not related to the ABO blood group system? अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम मल्टीपल अलील कंडीशन शो करता है, बिल्कुल सही बात है। आई ए और आई बी अलील को डोमिनेंस शो करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और अगर आई के साथ कोई अलील नहीं, जिसका मतलब दूसरे वर्ड्स में आई स्मॉल की बात हो रही है, यहाँ पर आई स्मॉल चाहे नहीं लिखा हुआ, लेकिन आई को विदाउट अलील शो करने का मतलब बेसिकली क्या है कि ये आई जीन का रिसेसिव फॉर्म है, तो डज नॉट कोड फॉर एनी एंटीजन, ये भी बिल्कुल सही बात। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि इट ओबेज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये गलत बात है, तो हमने नॉट रिलेटेड ढूंढना था, तो ओबे मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को ये ओबे नहीं करता, यहां लिखा हुआ करता है, कैसे नहीं करता, क्योंकि जो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें हमें कंप्लीट डोमिनेंस मिलती है, लेकिन यहां पर हमें क्या मिलती है जी, को डोमिनेंस मिलती है, तो इसका मतलब को डोमिनेंस जो है वो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करती बात, तो इसी वजह से इसका आंसर डेल्टा ऑप्शन था। लेकिन एक बात मैं आपको वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो भी एक मेंडेलियन ट्रेट है। मेंडेलियन ट्रेट क्या होता है, जिसमें सिंगल जीन उसको कंट्रोल करे, तो इसमें भी क्योंकि आई जीन सिंगल जीन है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा होता है एंटीजन्स की प्रोडक्शन को, तो उसके 3 अलील हैं लेकिन जीन एक ही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये है तो मेंडेलियन ट्रेट, बट उसका जो इनहेरिटेड पैटर्न है वो मेंडल वाला नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन के, ये डज नॉट ओबे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि इसमें को डोमिनेंस स्पेशली आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं 52, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर पैटर्न बाल्डनेस। अब बाल्डनेस के केस में आप लोगों को मैं दोबारा से जरा जीनोटाइप्स दिखाता हूं, तो उसमें आपको जरा एक बात क्लियर हो जाएगी कि ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है, जिसमें फीमेल के अंदर ये रिसेसिव जीन की वजह से या रिसेसिव अलील की वजह से, और मेल के अंदर ये डोमिनेंट अलील की वजह से होती है, तो इसलिए इसमें आप लोगों को जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है उसमें कंडीशन दोनों में डिफरेंट मिलेगी। अगर फीमेल की बात करें तो होमोजाइगस फीमेल नॉर्मल है, हेट्रोजाइगस फीमेल भी नॉर्मल है, लेकिन होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसको बाल्डनेस होगी, अदरवाइज डोमिनेंट अलील्स होंगे होमोजाइगस कंडीशन में तो वो नॉर्मल होगी। जबकि इससे उल्ट अगर हम लोग बात देखेंगे जी मेल के अंदर, तो अगर मेल होमोजाइगस डोमिनेंस शो कर रहा है तो तब भी बाल्ड, और अगर हेट्रोजाइगस है तब भी बाल्ड, लेकिन अगर होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो देन वो नॉर्मल कंसिडर होगा, जबकि फीमेल में वो बाल्ड थी। अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस थी, मैं दोबारा से उसकी तरफ आपको लिए चलता हूं, तो देखिए लिखा हुआ था इट इज सेक्स लिंक्ड, नो इट इज सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, अकर्स ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंसेस, नो ये सेक्स इन्फ्लुएंस है, ये वैसे ऑटोसोमल होता है, जीन्स की वजह से होता है। हेट्रोजाइगस मेल इज नॉर्मल, तो हेट्रोजाइगस मेल नॉर्मल नहीं होता, वो बाल्ड होता है, तो एक ही ऑप्शन बचा, हेट्रोजाइगस फीमेल इज नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, यू मस्ट हैव ऑफन हेयर्ड अबाउट द हैमस्ट्रिंग इंजरी of players, which of the following is correct about the hamstring muscle? अब हैमस्ट्रिंग मसल के हवाले से अगेन मैं आप लोगों को जरा दिखाता हूं कि हमारे पास इस केस में ये आपको मैं अगेन जरा शो कर दूं कि इसमें पूरा आपको स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है और उसमें फिर इसमें आपको उसके जो मसल्स के नेम्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। ओके जी, जरा दोबारा से देख लेनी, हैमस्ट्रिंग मसल्स 3 किस्म के होते हैं, या 3 हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, जिसमें से एक का नाम है सेमी मेम्ब्रेनस, इसी तरह से दूसरा हमारे पास है या सेमी मेम्ब्रोनोसस, और इसी तरह से सेमी टेंडिनोसस, और इसी तरह से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस, तो बाइसेप फेमोरस, इस तरह से सेमी टेंडिनोसस, और इसी तरह से सेमी मेम्ब्रानोसस। तो ये तीनों की अगर आप लोग बात इकट्ठी करेंगे तो ये हैमस्ट्रिंग मसल्स के बारे में सारी बात आपके सामने आ जाएगी। अब देखें ओरिजिन इसका क्या है, ईशियल ट्यूब्रोसिटी, यानी कि ईशियम जो होता है एरिया, पेल्विक गर्डल का जो ईशियम एरिया होता है वहां पर ये इसका आपको रीजन मिलेगा, और इंसर्शन इसका आपको मिलेगा या तो फिबुला में या फिर टीबिया के जो अपर पार्ट होते हैं वहां पर आप लोगों को ये दो जो जगह हैं यहाँ पर इंसर्शन है, इसका इंसर्शन इसका टीबिया में भी है और इंसर्शन इसका फाइबुला में भी है, दोनों के अंदर आपको मिलेगा। बाकी इसके अंदर एक्शन आपको जैसे लिखा नजर आ रहा है, एक्सटेंड द थाई एट हिप जॉइंट, लेकिन इसका जो प्राइमरी एक्शन होता है वो नी जॉइंट की फ्लेक्सिंग होता है, तो दैट्स व्हाई हम लोग इसको फ्लेक्सर मसल का नाम देते हैं। बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैंने मेंशन किया, हैमस्ट्रिंग मसल्स आर द प्राइमरी नी फ्लेक्सर, ये प्राइमरी नी की फ्लेक्सिंग का बायस बनते हैं, जहां पर हम बेंडिंग करते हैं अपनी लेग को, तो ये उसके मेन रीजन इसकी ये हैमस्ट्रिंग मसल होता है। दे प्ले अ की रोल इन एवरीडे मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल रनिंग, वॉकिंग, बेंडिंग ऑफ द नी इज नोन एज द फ्लेक्शन,
सो द ऑपोजिट मूवमेंट इज द एक्सटेंशन। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन अगर इन केस आपको पता है तो देन आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो मैं अब आप लोगों को लिए चलता हूँ दोबारा से जरा क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन ये था कि अगर इन केस आपको पूछा जाए कि हैमस्ट्रिंग मसल के बारे में कौन सी बात सही है। पहली बात लिखी हुई है इट इज एन एक्सटेंसर, प्राइमरीली ये एक्सटेंसर नहीं है, प्राइमरीली ये फ्लेक्सर मसल है, तो अल्फा गलत बात है। इट इज इंसर्शन इन ऑन टिबिया, तो टिबिया में भी और फाइबुला में भी, यानी उसके ऊपर वाले पार्ट पर, टिबिया के ऊपर वाले पार्ट पर भी इसका इंसर्शन है, ये बिल्कुल सही बात है, और फाइबुला पर भी है। यहाँ फाइबुला का जिक्र नहीं है, लेकिन फाइबुला के ऊपर भी इसका इंसर्शन होता है और टिबिया पर भी इसका इंसर्शन होता है। बाकी जो लिखा हुआ है ओरिजिनेट फ्रॉम द पेल्विक गर्डल, वहां तक तो का बात सही थी, लेकिन पेल्विक गर्डल और टॉप ऑफ द फीमर अगर हम बात करेंगे तो ये बात किसी हद तक सही नहीं है, क्योंकि पेल्विक गर्डल में 3 बोन्स, इलियम, इशियम, प्यूबस, तो इशियम एरिया के अंदर आप लोगों को इसका ओरिजिन मिल सकता है, और ओरिजिन फ्रॉम द इलियम लिखा हुआ है तो वो गलत बात है। तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन जो बनता है वो बीटा ही बनता है, कि इट्स इंसर्शन इज ऑन टिबिया, ये करेक्ट है। बाकी इंफॉर्मेशन एम्बिगुअस हैं, वो सही तरह से नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट फॉर मसल इन रिलैक्स पोजीशन। जब आपका मसल रिलैक्स होता है तो क्या उस वक्त बाइंडिंग साइड्स एक्टिन पर एक्सपोज होती हैं? नो, वो कंट्रैक्शन के वक्त होती हैं। देन चार्ली पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस, वो भी कंट्रैक्शन में बनते हैं, और कैल्शियम आयंस रिलीज भी साइटोसोल में कंट्रैक्शन में होता है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, बीटा ऑप्शन, ब्रॉड एज जोन इन सार्कोमियर। यू नो, कंट्रैक्शन के दौरान एज जोन डिसअपीयर हो जाता है, जबकि रिलैक्सेशन के वक्त दोबारा से अपीयर होता है और एरिया बड़ा हो जाता है, एज जोन का एरिया बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको कहेंगे जी ब्रॉड एज जोन इन सार्कोमियर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, चिल्ड्रन ऑफ द मेसन, मेसन कहते हैं कि ये जो मजदूर होते हैं, मिस्त्री स्पेशली कह लें मिस्त्री, तो उनको हम मेसन का नाम देते हैं। तो उनके बच्चों में इनहेरिटेंस नहीं गई किस चीज की? स्ट्रॉन्ग मसल की। उनके फादर का डेली का काम था, वो हार्ड लेबर, मजदूरी, मिस्त्री करते थे, तो इसका मतलब क्या है कि वो काम करते रहते थे, तो इसी वजह से उनके मसल्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए। लेकिन उनके बच्चों में ये चीज इनहेरिटेडली नहीं गई, जो कि लमार का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था उसके ऊपर। उसने जो कहा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो हम कहते हैं ऐसा नहीं होता। तो अब इसमें इसकी एग्जांपल हम क्या देंगे? क्या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन से रिलेटेड है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग भी डार्विन से रिलेटेड है। अब चार्ली ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, नॉट इनहेरिटिंग एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, वैसे तो लमार्क ही की बात है, बट ये उसकी एग्जांपल नहीं है। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है कि उनके बच्चों के अंदर ये चीज इनहेरिटेडली नहीं गई, सो नॉट इनहेरिटिंग एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये नहीं, मैंने अब आपको सारे बायो के आंसर्स बता दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के काफी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और जो ये आपको लग रहा था बड़ा मुश्किल टेस्ट है, वो नो डाउट आपको ये मुश्किल इसलिए लग रहा था क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि एमडी कैट के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह जब एमडी कैट टेस्ट होगा, मैं उसकी भी आप लोगों के साथ की इसी तरह से डिस्कस करूंगा। इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव और हेल्पिंग वीडियोस मिलती रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।